2025 की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि इंडिया जैसी ताकतवर कंट्री को, जिसने पूरी दुनिया में इज्जत और इतिहास कमाया, आज उसी इंडिया को उसकी खुद की सरकार ने ग्लोबल स्टेज पर कमजोर बना दिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसी सबसे पावरफुल कुर्सी पर आज पाकिस्तान बैठा है और इंडिया, जिसको मोदी गवर्नमेंट ने हर स्पीच में विश्व गुरु बताया, आज उस टेबल के भी बाहर है, पावरलेस, साइडलाइंड और अपने नैरेटिव तक को नहीं रख पा रहा। जैसे एक स्टेटस चेक हमारे देश का, हम लोग कहां पर पहुंचे हैं और क्या हो रहा है। एक तरह से थोड़ी सिचुएशन डिप्रेसिंग भी लगती है, गुस्सा भी आता है और ये नहीं समझ आ रहा हम किस दिशा में जा रहे हैं। पाकिस्तान जिसे हर मंच पर आइसोलेट करने की बात होती थी, आज वो यूएनएससी की एजेंडा सेटिंग पावर लेकर सीधे इंडिया के खिलाफ नैरेटिव चला रहा है। इसी सेशन में वो कश्मीर और इजराइल फिलिस्तीन का विवाद भी उठा सकता है। इसी बहाने पाकिस्तान कश्मीर पर अपना एजेंडा चला सकता है। वो कह सकता है कि कश्मीर का मुद्दा अनसुलझा है, इसी वजह से वहां पहलगाम का हमला हुआ। इसी बहाने पाकिस्तान को गाजा के नाम पर भी अपना एजेंडा चलाने का मौका मिल जाएगा। पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ, जिसको लेकर इतना हल्ला मच रहा है, वहां के लोगों का कहना है कि साहब पहलगाम में तो मतलब वो जहां पे इंसिडेंट हुआ बड़ी सैलानियों की जगह थी, टूरिस्ट को ठीक से जाते थे, तो वहां से पहले सिक्योरिटी वहां रहती थी, पुलिस वाले रहते थे। वो कब विड्रॉ किए, ये जरा डेट सरकार बता दे। लेकिन मोदी गवर्नमेंट की नाकामी ने हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में स्पेक्टेटर बना दिया है कि कैसे पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ब्रिक्स और एससीओ जैसे बड़े फोरम्स में इंडिया की लीडरशिप कैसे गिरती जा रही है, और वो अमेरिका जिसे मोदी सरकार ने दोस्ती की मिसाल बताया, कैसे आज ट्रेड और डिप्लोमेसी में इंडिया को पीछे ढकेल रहा है। इंपॉर्टेंट बात वहां के लोग कह रहे हैं और उस पर वो कह रहे हैं कि साहब ये तो बिल्कुल साफ साफ पता है कि सबको क्या है, लेकिन अपने मुंह पे कोई नाम नहीं ले सकता है उसका। और वो उनका कहना यह है कि यहाँ पे हम लोग दहशतगर्दी पिछले 40-50 साल से झेल रहे हैं। लेकिन उन सबका कहना यह है कि आज तक धर्म पूछ के अगर गोली मार रहे हैं तो उससे वोट का फायदा किसका हो रहा है, ये एक उनके मन में एक ही प्रश्न है। क्योंकि अगर धर्म का पूछ के गोली मारी जा रही है, उसका वोट की दृष्टि में किसी का फायदा हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसको भी संदेह के घेरे में ला रहे हैं। लेकिन रियलिटी यह है कि 2022 के बाद से इंडिया यूएनएससी की मेंबर लिस्ट तक में नहीं है। पाकिस्तान प्रेसिडेंट बनकर यूएन का एजेंडा सेट कर रहा है और इंडिया सिर्फ हेल्पलेसली देख रहा है कि उसका मुद्दा दुनिया के सामने पाकिस्तान के नैरेटिव में खो रहा है। यूएनएससी की जुलाई मीटिंग्स में पाकिस्तान ने अपने पावर का इस्तेमाल करके कश्मीर और फिलिस्तीन को टॉप एजेंडा बना दिया। इंडिया की पूरी एनर्जी अब सिर्फ सफाई देने, डैमेज कंट्रोल और अपने नैरेटिव को बचाने में खर्च हो रही है। कोई स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मोदी गवर्नमेंट के पास। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान जैसे गोबर आर्या और गोदी मीडिया ने फतह कर लिया था, आज वो पाकिस्तान यूएन की सबसे बड़ी सीट पर बैठा है। आपको भी पता है कि हम दो बड़े ग्रुप्स के प्रेसिडेंट बन चुके हैं दोस्तों, जिनमें काउंटर टेररिज्म और उसके अलावा अफगानिस्तान का ग्रुप है। उसके अलावा पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी बन चुका है 2 साल के लिए दोस्तों। इसके अलावा आपको पता है अब पाकिस्तान के आने से कश्मीर और फलस्तीन का दोस्तों जो प्रॉब्लम थी वो अब सतह अव्वल पर आ चुकी है, अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर बन चुका है। पाकिस्तान को ये जिम्मा दिया गया है कि पाकिस्तान डेथ रोल जो गजा में हो रही है उन्हें काउंट करके दुनिया के सामने लाएगा। दोस्तों इतनी बड़ी आप सोचें कि पाकिस्तान को जिम्मेदारी मिल चुकी है। ये क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की वजह से हुआ है और आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदास मोदी। और दोस्तों इस मोदी ने अपने भारत को जहां पर तबाह किया है, पीछे किया है, वहीं पे पाकिस्तान के लिए बड़े मौके किए हैं। ऑपरेशन संदूर करके उसने पाकिस्तान की वाहियां निकाल दी हैं। हमें दोस्तों उसी के बाद ही पाकिस्तान को 2 बड़े ग्रुप्स का मेंबर और प्रेसिडेंट बनाया गया है। आज पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में छोटे ओहदे से लेकर दोस्तों प्रेसिडेंट के ओहदे तक पहुंच चुका है। और दोस्तों भारतीय क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने की बातें कर रहे हैं। और डैमेज कंट्रोल है ही क्या, उनके अपने ही वहाँ पर मीडिया पर्सन होते हैं जिन्हें वो बातें सुनाकर अपने मुल्क में सियासत कर रहे हैं। दोस्तों आगे भी सुनते हैं, मुलाजा करें। जो आज से यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया है, उसका कार्यकाल 1 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेगा। पाकिस्तान ने इसी साल जनवरी में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल की शुरुआत की थी। 2025 की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि इंडिया जैसी ताकतवर कंट्री को, जिसने पूरी दुनिया में इज्जत और इतिहास कमाया, आज उसी इंडिया को उसकी खुद की सरकार ने ग्लोबल स्टेज पर कमजोर बना दिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसी सबसे पावरफुल कुर्सी पर आज पाकिस्तान बैठा है और इंडिया, जिसको मोदी गवर्नमेंट ने हर स्पीच में विश्व गुरु बताया, आज उस टेबल के भी बाहर है, पावरलेस, साइडलाइंड और अपने नैरेटिव तक को नहीं रख पा रहा। ये किसी दुश्मन का नहीं बल्कि खुद मोदी सरकार की लगातार चल रही गलत फॉरेन पॉलिसी का रिजल्ट है। पाकिस्तान जिसे हर मंच पर आइसोलेट करने की बात होती थी, आज वो यूएनएससी की एजेंडा सेटिंग पावर लेकर सीधे इंडिया के खिलाफ नैरेटिव चला रहा है। इसी सेशन में वो कश्मीर और इजराइल फिलिस्तीन का विवाद भी उठा सकता है। इसी बहाने पाकिस्तान कश्मीर पर अपना एजेंडा चला सकता है। वो कह सकता है कि कश्मीर का मुद्दा अनसुलझा है, इसी वजह से वहां पहलगाम का हमला हुआ। इसी बहाने पाकिस्तान को गाजा के नाम पर भी अपना एजेंडा चलाने का मौका मिल जाएगा। कुल मिलाकर अगले 1 महीने के लिए यूएनएससी में भारत की डिप्लोमेसी की असली परीक्षा होगी। भारत इस काउंसिल में अंदर नहीं, बाहर। तरह से एक स्टेटस चेक हमारे देश का, हम लोग कहां पर पहुंचे हैं और क्या हो रहा है। एक तरह से थोड़ी सिचुएशन डिप्रेसिंग भी लगती है, गुस्सा भी आता है और ये नहीं समझ आ रहा हम किस दिशा में जा रहे हैं। जो भी बात मैं आपसे करूंगा ये मैं ऑपरेशन सिंदूर को बैकड्रॉप में रख के आज मैं आपसे बात कर रहा हूं।
बात शुरू हुई थी, हमारे सैलानी गए थे पहलगाम, 22 अप्रैल को उनकी हत्या की गई, निर्मम तरह से हत्या की गई, उनका धर्म पूछ के उनको मार दिया गया और वहां से ये सारा शुरू हुआ था। उसके बाद ही मोदी जी ने काफी कड़ा स्टैंड लिया, सारा देश उनके साथ था, हम सब उनके साथ थे, देश में बहुत गुस्सा भी बना हुआ था और उन्होंने बहुत सही बात कही कि हम जो भी लोग इसके पीछे हैं, जिन्होंने ये काम किया है, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो परपेट्रेटर्स हों या कॉन्स्पिरेटर्स हों, हम उन्हें बिफिटिंग रिप्लाई देंगे, वी विल गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई। और इसके साथ ही सब लोग उनके साथ जुड़ गए, विपक्ष ने भी उन्हें कहा कि हम आपके साथ हैं, आप करिए। लेकिन मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं कि आज 1.5-2 महीने हो गए हैं उस बात को, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था आनंद और हमने क्या अचीव किया? यही आज की सच्चाई। इंडिया डिजर्व्स रिस्पेक्ट, लेकिन मोदी गवर्नमेंट की नाकामी ने हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में स्पेक्टेटर बना दिया है। आज की वीडियो में हम फैक्ट बाय फैक्ट दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, ब्रिक्स और एससीओ जैसे बड़े फोरम्स में इंडिया की लीडरशिप कैसे गिरती जा रही है, और वो अमेरिका जिसे मोदी सरकार ने दोस्ती की मिसाल बताया, कैसे आज ट्रेड और डिप्लोमेसी में इंडिया को पीछे ढकेल रहा है। मोदी सरकार ने हर साल यूएन में स्पीचेस दी, परमानेंट सीट का सपना दिखाया। जब हम मजबूत थे तो दुनिया को कभी सताया नहीं, जब हम मजबूर थे तो दुनिया पर कभी बोझ नहीं बने। अध्यक्ष महोदय, जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है, उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन रियलिटी यह है कि 2022 के बाद से इंडिया यूएनएससी की मेंबर लिस्ट तक में नहीं है। पाकिस्तान प्रेसिडेंट बनकर यूएन का एजेंडा सेट कर रहा है और इंडिया सिर्फ हेल्पलेसली देख रहा है कि उसका मुद्दा दुनिया के सामने पाकिस्तान के नैरेटिव में खो रहा है। यूएनएससी की जुलाई मीटिंग्स में पाकिस्तान ने अपने पावर का इस्तेमाल करके कश्मीर और फिलिस्तीन को टॉप एजेंडा बना दिया। इंडिया की पूरी एनर्जी अब सिर्फ सफाई देने, डैमेज कंट्रोल और अपने नैरेटिव को बचाने में खर्च हो रही है। तो 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट हुई। और मैं इत्तेफाक से बीच में मैं श्रीनगर भी गया था, वहां रहा और वहां के लोगों से बातचीत की। 2 अलग-अलग चीजों को जरा हम लोग एनालाइज कर लें। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स वी मस्ट एनालाइज। नंबर 1, कश्मीर को आप यहां से जो भी कश्मीर के बारे में कहें, कश्मीर की हालत बहुत अच्छी नहीं है इन टर्म्स ऑफ, यहां के लोगों को कहीं लगता है कि उनका स्टेटहुड छीन के हमने उनके साथ कुछ गलत किया। और मेरे ख्याल में जब तक आप उनका स्टेटहुड वापस नहीं देते हैं, वहां पे आप कुछ भी बात करते रहिए कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं। भारत सरकार ने जिस तरह से, दिल्ली में बैठी हुई भाजपा सरकार ने जिस तरह से स्टेटहुड छीना है, वो उनको बहुत आहत करता है। वो उनके गर्व को, उनके प्राइड को, उनकी कश्मीरियत को कहीं ना कहीं चैलेंज करता है। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात मुझे एक वहां पे लगी है जिसका प्रश्न हर व्यक्ति को पूछना चाहिए, एवरी वन ऑफ अस शुड आस्क, और वो ये है कि पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ जिसको लेके इतना हल्ला मच रहा है, वहां के लोगों का कहना है कि साहब पहलगाम में तो मतलब वो जहां पे इंसिडेंट हुआ बड़ी सैलानियों की जगह थी, टूरिस्ट को ठीक से जाते थे, तो वहां से पहले सिक्योरिटी वहां रहती थी, पुलिस वाले रहते थे। वो कब विड्रॉ किए, ये जरा डेट सरकार बता दे या वहां कब डिप्लॉयड थे और कब से कब तक नहीं। ये ज़रा बहुत गौर करने वाली चीज़ है कि वहाँ पर जो पुलिस की या आर्मी की डिप्लॉयमेंट थी वो कब वहाँ से विड्रॉ की गई हो, क्योंकि वहाँ पर तो रेगुलरली टूरिस्ट जाते थे, टूरिस्ट का सीजन था वो। ठीक है, कुछ ये बता दें क्योंकि वो ऐसी जगह नहीं थी जिसको अनमैन्ड रही हो, इट्स वाज मतलब मेजर हो। तो मेरे ख्याल में ये कोई बहुत ऐसी मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन अगर इसका जवाब नहीं दे रहे हैं तो बहुत से प्रश्न फिर खड़े हो रहे हैं। कोई स्ट्रेटेजिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुद भारतीय मान रहे हैं, दबे लफ्जों में ही सही मान रहे हैं। जो पाकिस्तान का स्टेट नैरेटिव था कि भारत ने खुद नरेंद्र मोदी को, या नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी पार्टी को ऊपर करने के लिए अपने 26 बेगुनाह लोगों की जान ली, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये हमारा स्टेट का नैरेटिव था ना, अब खुद भारतीय मानना शुरू हो चुके हैं। कंट्रोल मोदी गवर्नमेंट के पास है ही नहीं। मोदी गवर्नमेंट ने अप्रैल 2025 में इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने का ऐलान किया था। देश में इसे बहुत बोल्ड और नेशनलिस्ट मूव बताया गया। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. लेकिन बाहर क्या हुआ? पाकिस्तान तुरंत वर्ल्ड बैंक और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया और वहां इंडिया के यूनिलैटरल एक्शन को ओपनली चैलेंज किया। वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट में लिखा गया कि इंडियाज यूनिलैटरल एक्शन इज अंडर स्क्रूटनी एट द इंटरनेशनल लेवल। एक भी बड़ा अलाई इंडिया के साथ नहीं आया। ग्लोबल फोरम्स पर इंडिया अकेला पड़ गया और पाकिस्तान ने इसका पूरा डिप्लोमेटिक फायदा उठाया। मई 2025 में इंडिया ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, लेकिन वर्ल्ड रिएक्शन कोल्ड रहा। इजराइल को छोड़कर किसी भी बड़े देश ने इंडिया का साथ नहीं दिया। फ्रांस, यूके, जापान, चाइना सबने वही पुरानी लाइन दोहराई, रीस्ट्रेन एंड डायलॉग।
अमेरिका जिसे मोदी सरकार स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहती थी, उसने उल्टा सीज फायर और मेडिएशन ऑफर कर दी। यानी 75 साल की फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां उड़ गई, जहां इंडिया हमेशा थर्ड पार्टी मीडिएशन को रिजेक्ट करता आया था। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week. US President Donald Trump was referring to having diffused the escalating conflict between India and Pakistan. दूसरा एक प्रश्न वहां पे लोगों का कहना यह है कि जहां पे ये एक्चुअल इंसिडेंट हुआ, उसके ऊपरी और नीचे, मतलब उसके ऊपर और नीचे क्या कोई डिफेंस फोर्सेस, जब वहां डिफेंस बोलते हैं तो सीआरपीएफ ये सब मतलब ये सब टोटलिटी की बात होती है। मैं वो जब केवल आर्मी की बात नहीं होती है, क्योंकि कहीं आर्मी है, कहीं बीएसएफ है, कहीं सीआरपीएफ है, वो तो क्या उसके ऊपर या नीचे जो नियरेस्ट जो भी आउटपोस्ट थी वो कितने दूर थी, सरकार को बताना चाहिए कि साहब वो 15 मिनट के डिस्टेंस पे थी, आधे घंटे के डिस्टेंस पे थी, 4 घंटे के डिस्टेंस पे थी। क्योंकि कश्मीर में अदरवाइज अगर आप जाइए तो कोई ऐसा किलोमीटर आपको नहीं मिलेगा जहां पे ये जो सुरक्षा के जवान हैं ये आपको खड़े हुए ना मिले, ऐसा है ही नहीं। तीसरी बात वहीं पे ये है कि अगर वहां ऊपर या नीचे 10, 15, 20 मिनट के फासले पे वहां कोई अगर चौकी थी या कोई ठिकाना था, तो क्या वहां से, क्योंकि जब 15-20 मिनट तक कहां गोली चली, जब इतने लोग मारे गए, इतने फायर हुए, तो क्या इधर से कोई एक भी फायर हुआ, क्या एक भी पटाखा जला, क्या एक भी कुछ आवाज की गई, क्या एक भी तरफ से कोई वायरलेस पे कोई मैसेज पास हुई? और ये मुझे लगता है कि ये वाजिब सवाल है, इसको एड्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको एड्रेस करना चाहिए। In early May, गल्फ कंट्रीज ने भी पाकिस्तान के फेवर में वीजा रूल सॉफ्ट कर दिए। रशिया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील साइन कर ली। इंडिया को कहीं से भी रियल डिप्लोमेटिक बैकअप नहीं मिला। मोदी गवर्नमेंट सिर्फ स्लोगन्स और डोमेस्टिक हेडलाइंस में लगी रही। ग्राउंड पर इंडिया पूरी तरह आइसोलेट रहा। यह इंसल्ट इंडिया की नहीं बल्कि उस गवर्नमेंट की है जिसने फॉरेन पॉलिसी को पीआर इवेंट बना दिया है, और जब रियलिटी टेस्ट आता है तो इंडिया की डिप्लोमेटिक पावर जीरो दिखाई देती है। 2025 की सच्चाई यही है, इंटरनेशनल फोरम्स पर इंडिया अपने दम पर नहीं सिर्फ स्लोगन्स के भरोसे रह गया है। मोदी गवर्नमेंट ने ब्रिक्स को हमेशा इंडिया के लिए गेम चेंजर की तरह पेश किया। बोलते रहे कि अब इंडिया वेस्ट के दबाव से आजाद हो जाएगा। अब असली ग्लोबल बैलेंस इंडिया के हाथ में है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि ब्रिक्स का पूरा स्ट्रक्चर ही बिखर चुका है। ब्रिक्स इस साल 11 देशों का ग्रुप बन चुका है, लेकिन मेंबर्स के अंदर यूनिटी ही नहीं बची है। अप्रैल 2025 में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। वहां हालात इतने खराब थे कि एक बेसिक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी नहीं बन पाया। हर मेंबर कंट्री अपनी अपनी लड़ाई, अपने अपने हित साधने में लगी रही। कोई चाइना का एजेंडा चला रहा था, कोई रशिया की तरफ खिंच गया था, बाकी सब सिंबॉलिक दिखावे में लगे रहे। इंडिया जो कभी खुद को लीडरशिप में देखना चाहता था, उसको बार बार किनारे कर दिया गया। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वहां के लोग कह रहे हैं, और उस पर वो कह रहे हैं कि साहब ये तो बिल्कुल साफ साफ पता है कि सबको क्या है, लेकिन अपने मुंह पे कोई नाम नहीं ले सकता है उसका। और वो उनका कहना यह है कि यहाँ पे हम लोग दहशतगर्दी पिछले 40-50 साल से झेल रहे हैं। कभी कम, कभी ज्यादा, कभी थोड़ा पीसफुल रहता है 1-2 साल, फिर वो ज्यादा वो हो जाता है। ये कहने लगे हम झेल रहे हैं, लेकिन उन सबका कहना यह है कि आज तक दहशतगर्द आए हो, एक्सट्रीमिस्ट आए हो, आतंकवादी आए हो और आपसे धर्म पूछ के फिर आपको गोली मारी हो, ये आज तक नहीं हुआ है। और धर्म पूछ के अगर गोली मार रहे हैं तो उससे वोट का फायदा किसका हो रहा है, ये एक उनके मन में एक ये प्रश्न है। क्योंकि अगर धर्म का पूछ के गोली मारी जा रही है, उसका वोट की दृष्टि में किसी का फायदा हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसको भी संदेह के घेरे में ला रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको वहां के एक्चुअल उसकी बात कही। ब्रिक्स का असली मकसद क्या था? वेस्ट के इकोनॉमिक कंट्रोल को चैलेंज करना, ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम्स बनाना, ग्लोबल साउथ की आवाज बनना। मोदी गवर्नमेंट ने बार बार स्पीचेस में इसी बात का प्रचार किया, लेकिन हकीकत यह है कि ब्रिक्स की कोई कॉमन करेंसी ग्राउंड पर नहीं दिख रही। ना कोई ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम सेट हो पाया, ना कोई बड़ा कलेक्टिव एक्शन बन पाया। हर बड़ा डिसीजन बस डिस्कशंस या पेपर में रह गया, एग्जीक्यूशन जीरो रहा। इंटरनेशनल मीडिया ने इस हालत को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया।